आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। और फिर हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे और एग्जांपल से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होने चाहिए कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, और फिर फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं, या अगर आपके प्रोग्राम में मोर देन वन प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, उन फंक्शंस की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। और फिर लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, या मशीन कोड क्या होता है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग जो मेमोरी आपकी होती है कंप्यूटर की, वो आपके पास एक प्रेशियस रिसोर्स होता है, और हमने ये भी कहा था कि हमारी कोशिश होती है कि हम इस रिसोर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। अब कंप्यूटर की मेमोरी को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपकी मेमोरी का आर्किटेक्चर क्या है। या आप कह सकते हो कि जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को मैनेज करता है। और दूसरी बात ये कि एज अ प्रोग्रामर भी हमें पता होना चाहिए कि हमें मेमोरी किस तरह से अवेलेबल है, कैसे हम अपने डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं मेमोरी में। देखें, जिस तरह आपके पास प्रोग्राम में एक वक्त में डिफरेंट तरह की डाइवर्स चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स के डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसीजर्स हैं, मोर देन वन प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में डेटा को इनपुट कर रहे हो तो वो इनपुट करने का जो तरीका है डेटा का, वो आपका डिफरेंट हो सकता है। आप रन टाइम में भी आप इनपुट कर सकते हो, डेटा की साइज डिफाइन कर सकते हो, डिज़ाइन टाइम में भी आप अपने डेटा की साइज को आप डिफाइन कर सकते हो। जब एक प्रोग्राम में आपके पास डिफरेंट तरह की डाइवर्स चीज़ें होती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, आपके प्रोग्राम को लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करता है, और फिर हर एक सेक्शन को आपके कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग उनको रखता है। मतलब आपका जो प्रोग्राम आपका मेमोरी में लोड हो जाता है तो हर कोरिस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है प्रोग्राम का, वो अलग अलग पार्ट ऑफ दी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ये टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं मेमोरी के, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के 4 होते हैं। एक आपका होता है मशीन कोड, जहाँ पे जब आपका कोड बिल्ड होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में, तो वो अपने एक डेडिकेटेड पार्ट में स्टोर हो जाता है, जो कि यहाँ पर मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपके प्रोग्राम में कोई ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो वो एक अलग कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन में जाके स्टोर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर येलो सेक्शन से शो हो रहे हैं। स्टैक जो होता है ये आपके लोकल वेरिएबल्स को होल्ड करता है, फंक्शन कॉल्स को भी ये क्या करता है, मैनेज करता है। यहाँ पर आपका जो फंक्शन कॉल हो जाता है वो आपका स्टैक में आके लोड हो जाता है। स्टैक जो होती है ये आपके पास एक इसका साइज जो होता है फिक्स होता है, नॉट फ्लेक्सिबल होता है। आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसका साइज चेंज नहीं हो सकता, और जो डेटा आपके स्टैक के टॉप पे होता है तो वो मशीन कोड सिर्फ उस टॉप के डेटा को एक्सेस कर सकता है। जब हम इंशाल्लाह स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे आपके पास जो प्रोग्राम्स जब मेमोरी में लोड होता है तो कैसे कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट में आपका जो प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जाके स्टोर हो जाते हैं। ये आपका एक प्रोग्राम है जिसमें एक ग्लोबल वेरिएबल है रिजल्ट के नाम से, तो ये आके अपने कोरिस्पॉन्डिंग ग्लोबल वेरिएबल के पार्ट में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। यहाँ पर इज इक्वल टू जी का मतलब ये है कि अभी इस वक्त क्या है, इसमें गार्बेज वैल्यू है। एक फंक्शन है ऐड के नाम से, एक फंक्शन है एवरेज के नाम से, और एक आपका है मेन फंक्शन। जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो सबसे पहले आपका मेन प्रोसीजर क्या होता है, रन होता है, और आपका स्टैक में आपके पास आके मेन प्रोसीजर क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। मेन में आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे, ए बी, जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट, और उसमें ये वैल्यूज आ जाती हैं।
जब आपका सेकंड लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा रिजल्ट इज इक्वल टू एवरेज ए बी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं एवरेज के नाम से। तो जब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो यहाँ पर मेन फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंड हो जाएगी और आपका जो कंट्रोल होगा वो जंप कर जाएगा इस पीस ऑफ कोड पे, ठीक है। जब आपका देखें, जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल आपका जंप कर जाएगा यहाँ पे, और जब तक आपके पास एवरेज फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होती तब तक आपका कंट्रोल यहाँ पर नहीं आएगा और ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब आपका एवरेज फंक्शन कॉल होगा तो मेमोरी में आपके एवरेज जो स्टैक पे आपका एवरेज फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बन जाएंगे, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं जो मेन से हम पास कर रहे हैं एवरेज फंक्शन को ए और बी, वो आके एक्स और वाई में स्टोर हो जाएंगे। एक्स और वाई आपका एवरेज फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं और साथ साथ सम और एवरेज भी हैं। यहाँ पर सम और एवरेज, यहाँ पर सम में फिलहाल जी है, गार्बेज वैल्यू है, और एवरेज में भी आपके पास कोई गार्बेज वैल्यू है। जैसे ही आपके पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी एवरेज फंक्शन की, तो यहाँ से हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऐड के नाम से, और वो ऐड आपका ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आके आपके पास एवरेज फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंड हो जाएगी ये इस पॉइंट पे, और आपका कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, ऐड फंक्शन पे, ठीक है। जब हम एवरेज फंक्शन को स्टैक में जब आपका लोड हो गया था तो उस वक्त आपके पास मेन की एग्जीक्यूशन जो थी वो स्टॉप हो गई थी, और जो मशीन कोड जो था वो आपका स्टैक के इस वाले पार्ट को, अब एवरेज आपके टॉप पे है तो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था। जब आपका ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ऐड फंक्शन आपके स्टैक में लोड हो जाएगा, और उस वक्त आपका जो एवरेज फंक्शन है और मेन फंक्शन है इन दोनों की एग्जीक्यूशन क्या है, सस्पेंडेड है, और अभी आपका मशीन कोड जो है वो इस पार्ट ऑफ दी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ऐड फंक्शन में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो एवरेज से आ रही हैं, वही मेन वाली दो वैल्यूज हैं 2 और 4, तो ए में 2 और बी में 4। तो जब आपका ऐड का फंक्शन जो है उसमें ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन है, ए प्लस बी ऐड होके रिटर्न हो रहे हैं। तो जैसे ही आपका ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा तो मेमोरी से आपका जो ऐड के वेरिएबल्स हैं, जो लोकल वेरिएबल्स हैं, वो वैनिश हो जाएंगे और कंट्रोल आपका कहाँ पर आ जाएगा, दोबारा एवरेज फंक्शन पे, ठीक है। जब इस फंक्शन आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा था, 4 और 2 को ऐड करके, तो सब में आपके पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास सब में क्या आ गया, 6, और इस पॉइंट पर आपके पास एवरेज में अभी गार्बेज वैल्यू है। जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी एवरेज इज इक्वल टू सम बाई 2, तो ये 6/2 होके यहाँ पर आ जाएगा 3, और जैसे ही आपका एवरेज फंक्शन रिटर्न करेगा तो कंट्रोल आपका आ जाएगा वापस मेन फंक्शन में। जैसे ही एवरेज फंक्शन रिटर्न करेगा तो एवरेज के सारे जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो स्टैक से क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, और कंट्रोल आ जाएगा दोबारा मेन में, और यहाँ से फिर मेन की एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी। रिजल्ट में आ जाएगा वही 3, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और फिर ये फंक्शन रिटर्न करेगा मेन, और इसी तरह आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपके पास मेन की भी जो वेरिएबल्स हैं वो स्टैक से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को, इस कोड को पढ़ने के बाद समरी थोड़ी डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो स्टैक की जो वैल्यूज हैं, जो मेमोरी है वो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो रही है। अगर आपके प्रोग्राम में मोर देन 1 प्रोसीजर्स हैं और वो प्रोसीजर्स ऐसे कॉल हो रहे हैं कि एक प्रोसीजर से दूसरा प्रोसीजर और दूसरे प्रोसीजर से तीसरा प्रोसीजर, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टैक है वो क्या हो जाए, फुली कंज्यूम हो जाए और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए, ठीक है। या आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज एक फंक्शन है जिसमें लेट्स सपोज मैं एवरेज फंक्शन की बात करता हूँ या ऐड फंक्शन की। लेट्स सपोज ऐड फंक्शन में एक एरे हमने बनाई है और उस एरे का साइज हम रन टाइम में डिसाइड कर रहे हैं, और लेट्स सपोज यूजर जो है रन टाइम में जो एरे का साइज है वो बहुत बड़ी साइज लेट्स सपोज क्या कर लेता है, इंटर कर लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो साइज आपके स्टैक के साइज से क्या हो, एक्सीड कर रहा हो, तो एज अ रिजल्ट आपका क्या करेगा, प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा हो रहा हो कि फंक्शंस आपके रिकर्सिवली कॉल्स हो रहे हों
या किसी डेटा का साइज रन टाइम में डिसाइड हो रहा हो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो स्टैक है वो फुली कंज्यूम हो जाए और एज अ रिजल्ट क्या हो, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। सो इस पॉइंट पे आके हम ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रोग्राम का जो फोर्थ पार्ट होता है मेमोरी में, जो सेक्शन होता है हीप, जिसको हीप बोलते हैं, क्यों ना हम इस वाले सेगमेंट को, मेमोरी के सेगमेंट को हम क्या करें, यूटिलाइज करें और प्रोग्राम के क्रैश होने के चांसेस को हम क्या करें, मिनिमाइज कर सकें। दो चीज़ें हैं और नोट करने वाली, वो ये हैं कि जब भी आपका प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड हो जाता है, जब रन होता है, तो उस वक्त प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट होती है। डिज़ाइन टाइम में कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती फिजिकली, जस्ट उस प्रोग्राम की मेमोरी की एस्टिमेशन होती है कि मैक्सिमम आपका जो प्रोग्राम है, ये स्टैक का वगैरह, ये कितनी साइज, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है, कंपाइलर वो उसको एस्टिमेट कर लेता है और फिर जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो वो स्टैक की उतनी ही साइज क्या हो जाती है, वो एलोकेट हो जाती है और वो जो उसका जो साइज है मेमोरी का, स्टैक का, वो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है वो चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे एज अ प्रोग्रामर हम इस हीप मेमोरी को यूज कर सकते हैं, स्पेशली उस डेटा के लिए जो कि हम रन टाइम में डिसाइड करते हैं, और कैसे हम इस स्टैक में ये जो मेमोरी की शॉर्टेज हमारे पास आ सकती है, कैसे हम इस रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीप मेमोरी और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम लिखेंगे एज एन एग्जांपल, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप हीप मेमोरी में कुछ ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व करते हो और वहाँ पर अपने डेटा को रीड एंड राइट करते हो। हीप मेमोरी से पहले थोड़ा आपको रिकॉल कर दूं, हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था। स्टैक मेमोरी जो थी किसी भी प्रोग्राम की, वो आपके पास फिक्स अमाउंट की थी या फिक्स साइज की थी, जिसकी ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जिसका साइज चेंज नहीं हो सकता था। हीप मेमोरी जो है ये एक डायनेमिक मेमोरी है और ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसका साइज चेंज हो सकता है, या आप कह सकते हो कि ये एक फ्लेक्सिबल मेमोरी है। जब भी आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को स्टार्ट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीप मेमोरी उसको एलोकेट कर देता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो मेमोरी होती है इसका साइज फिक्स नहीं होता, ये चेंज हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डेटा यू आर एंटरिंग या यू आर स्टोरिंग इन द हीप मेमोरी, सो उस लिहाज से आपके डेटा का, आपकी मेमोरी का साइज चेंज हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि हीप मेमोरी को हम ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं जिस डेटा का साइज हम रन टाइम में डिसाइड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आप हीप मेमोरी में ब्लॉक ऑफ मेमोरी या कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी आप रिजर्व कर सकते हो। वो मैकेनिज्म हम अंडरस्टैंड करते हैं जनरली। सो आपको एक पॉइंटर चाहिए होगा, जो पॉइंटर आपका रिजाइड करेगा स्टैक में, और वो पॉइंटर आपका पॉइंट करेगा उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को जो कि आपने हीप में रिजर्व की है। अब वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो कि आपने हीप में रिजर्व की है, उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का जो पहले बाइट का जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस स्टोर होगा उस पॉइंटर में। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है, इसका जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल वो है 510, तो 510 आपका स्टोर होगा इस पॉइंटर वेरिएबल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है वो उस टाइप ऑफ डेटा पे जो आप इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में, जो कि हीप में रिजर्व है, आप स्टोर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हीप में इंटीजर डेटा को स्टोर करोगे तो यहाँ पर इस पॉइंटर का डेटा टाइप भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अच्छा, अब हम वो फंक्शंस पढ़ते हैं कि जिन फंक्शंस के थ्रू आप हीप में मेमोरी को रिजर्व कर सकते हो। सो सी में मेलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन और रीअलॉक के फंक्शन यूज होते हैं आपको हीप में मेमोरी रिजर्व करने के लिए, और C++ में न्यू ऑपरेटर यूज होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है या एंड होता है, तो एंड होने से पहले
अगर हमने कोई मेमोरी हीप में रिजर्व की है तो उसको हम डी एलोकेट करेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि डी एलोकेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये जान लो कि डी एलोकेशन होती कैसे है। सी में एक फंक्शन यूज़ होता है फ्री के नाम से। फ्री को आप वो पॉइंटर प्रोवाइड करोगे जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का जो कि हीप में है। सिमिलरली C++ में डेल का फंक्शन, डिलीट का फंक्शन यूज़ होता है मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। सबसे पहले मेलॉक के बारे में जानते हैं। मेलॉक जो होता है आपको जब मेमोरी एलोकेट कर लेता है, रिजर्व कर लेता है हीप में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नल पॉइंटर रिटर्न करता है। हमें इसके रिटर्न टाइप को क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब इस बात का क्या मतलब है ये आगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम मेलॉक के जनरल सिंटैक्स पढ़ते हैं मेलॉक फंक्शन को यूज़ करने के लिए। आप लिखते हो मेलॉक और उसको आप साइज ऑफ मेमोरी बताते हो, जितनी साइज ऑफ मेमोरी आपको चाहिए हीप में, और ये मेमोरी आप बताते हो बाइट्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो मेलॉक मुझे 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व कर देगा हीप में। अच्छा, ये वो पॉइंटर है जो कि स्टैक पर रिजाइड कर रहा है, और ये वो पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को जो कि मेलॉक आपको रिजर्व करके दे रहा है। मेलॉक बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपको एक नल पॉइंटर रिटर्न करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेलॉक आपको नल पॉइंटर रिटर्न ना करे, बल्कि मेलॉक ने जो मेमोरी रिजर्व की है उसकी तरफ एक ख़ास किस्म का पॉइंटर पॉइंट करे। ठीक है, हम मेलॉक के रिटर्न टाइप को टाइप कास्ट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंटर के डेटा टाइप के जैसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मेलॉक में 5 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व हो जाए तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि उस 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी में मैं कोई इंटीजर डेटा स्टोर करना चाहता हूं, तो इस पॉइंटर का डेटा टाइप भी मैं इंटीजर लिखूंगा। ठीक है, इस पॉइंटर को मैं एज एन इंटीजर डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, और फिर इस मेलॉक के रिटर्न टाइप को मैं क्या करूंगा, टाइप कास्ट करूंगा एज एन इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, ये टोटल इंस्ट्रक्शन आपको हीप में 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व करके दे रहा है, और इस 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी में आप इंटीजर डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मेलॉक मुझे लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मैं हीप में एक एरे डिक्लेयर करना चाहता हूं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एक पॉइंटर बनाओगे। अगर आप लेट्स सपोज चाहते हो कि वो एरे आपके इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करे, तो आप उस पॉइंटर का डेटा टाइप भी क्या बनाओगे, इंटीजर बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं हीप में 5 एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहता हूं, आप यहां पे लिखोगे 5 और यहां पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, हमें पता है कि साइज ऑफ इंटीजर किस चीज के बराबर है, 4 के बराबर है। एक इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। 5 इंटू साइज ऑफ इंट आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 20 बाइट्स। इसका मतलब ये है कि मेलॉक को आप बता रहे हो 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी मुझे एलोकेट करके दो। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइप कास्ट कर रहे हो मेलॉक का रिटर्न टाइप। ये टोटल इंस्ट्रक्शन आपको हीप में 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व करके दे देगा, जहाँ पर हम इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटीजर पॉइंटर बनाता हूँ और मैं करता हूँ पॉइंटर इज इक्वल टू इंटीजर साइज ऑफ इंट। तो साइज ऑफ इंट हमें पता है 4 बाइट्स होती है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेलॉक हमें 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी हीप में रिजर्व कर रहा है, और मेलॉक का रिटर्न टाइप कास्ट हो रहा है एज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि ये वाला पॉइंटर क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, ये हमें 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व करके दे देगा। लेट्स सपोज ये आपके पास हीप है और ये वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो कि आपको हीप में रिजर्व करके दी है,
और इसके जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है वो है 111 और लास्ट बाइट का एड्रेस होगा 114, क्योंकि आपके पास 4 बाइट्स हैं, ठीक है। सो ये जो 111 होगा ये एड्रेस आपका स्टोर हो जाएगा इस पॉइंटर वेरिएबल पे, पॉइंटर वेरिएबल में, जो कि आपका है स्टैक में रिजाइड कर रहा है, ठीक है। अगर किसी वजह से malloc फेल हो जाए, आपको हीप में मेमोरी रिजर्व ना करके दे, तो इस पॉइंटर में इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का एड्रेस नहीं आएगा। सो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल, तो इट मीन्स कि मेमोरी आपको एलोकेट नहीं हुई, और हम यहाँ पर एक एरर मैसेज को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोग्राम आपका एग्जिट हो रहा है। लेकिन अगर पॉइंटर में आपके पास नल नहीं है, तो इट मीन्स कि मेमोरी आपको हीप में एलोकेट हो गई है। अब सिंपल उसको एक्सेस करके आप वहाँ पर वैल्यू को राइट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ कि स्टार ptr इज इक्वल टू 78, ठीक है। स्टार का मतलब ये है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी मैं पॉइंटर के साथ स्टार लगाता हूँ तो इट मीन्स कि मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जो पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये स्टार हटा दूं और सिंपल लिखूं ptr, तो इट मीन्स कि मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ कि जो पॉइंटर जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जो कि आपको malloc की फंक्शनैलिटी आपको इलस्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं Alt Control T से, ठीक है। और हमने एक फोल्डर बनाया था जहां पर हम अपने सोर्स फाइल को कीप करेंगे, तो वो था डॉक्यूमेंट में और वो था टेस्ट cpp, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। सो मैं करता हूँ cd डॉक्यूमेंट्स और फिर मैं करता हूँ टेस्ट cpp, ठीक है। क्लियर कमांड से आपकी जो टर्मिनल की विंडो है ये क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसमें हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे। सो मैं लिखता हूँ sudo gedit और लेट्स सपोज फाइल का नाम भी मैं रखता हूँ heap.cpp और पासवर्ड में देता हूँ। ऑलराइट, ये आपका फाइल जनरेट हो गया। मैं एक और टर्मिनल भी साथ में दे दूं। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का टाइटल आपको बता दूं, प्रोग्राम टू illustrate यूज ऑफ malloc फंक्शन। सो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंसर्ट करते हैं। malloc फंक्शन के लिए आपको stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको इंसर्ट करना होगी। अच्छा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ साइज के नाम से, एक बनाता हूँ मैं i जो कि मेरा लूप में यूज होगा, और एक मैं पॉइंटर बनाता हूँ ptr, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज पास करता हूँ cout हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर इन हीप। सो साइज में आपकी लेंथ स्टोर हो जाएगी कि जितने एलिमेंट्स आप चाहते हो हीप में स्टोर करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा,
मैं लिखूंगा ptr इज इक्वल टू malloc और यहाँ पर मैं लिखूंगा साइज इंटू साइज ऑफ इंट। और मैं यहाँ पर malloc के रिटर्न टाइप को टाइप कास्ट कर लूँगा। ऑलराइट, अच्छा, जब malloc को हम कॉल करते हैं तो इसके बाद चेक करना भी चाहिए कि malloc सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ ptr इज इक्वल टू null cout error memory not allocated और हम क्या करेंगे exit 0 और अगर else तो it means के cout memory allocated। अच्छा, अब हम यूज़र को एक मैसेज पास करेंगे कि मेमोरी एलोकेट हो गई है, अब आप वो नंबर एंटर करते जाओ। सो हम यहाँ पे लिखते हैं cout एंटर साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस और मैं यहाँ पे करूंगा cin ptr ऑफ i। ठीक है, सो सबसे पहले एक मैसेज पास होगा कि यूज़र ने जो वैल्यू दी होगी साइज में तो वो आ जाएगी इंटर दैट मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फिर 0 से लेकर साइज तक लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होगा और आपके पास उस वो जो वैल्यूज़ होंगे उतने नंबर के वो आपके इनपुट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी करते हैं। तो मैं इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर और मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ cout और एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देने के लिए मैं थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ cout एक एंटर। यहाँ पर आपका else खत्म और यहाँ पर आपका मेन खत्म। मेन की ऑलराइट, सो कोड आपको एक दफ़ा फिर डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। साइज मैंने बनाया, काउंटर मैंने बनाया और एक पॉइंटर। सबसे पहले हम उस एरे का साइज हम ले रहे हैं रन टाइम में, ठीक है, और फिर malloc के थ्रू उतनी ही साइज की हम मेमोरी रिजर्व करवा रहे हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि malloc मेमोरी हमें रिजर्व हो गई है malloc के थ्रू या नहीं, ठीक है। अगर ptr में नल होगा तो आपके पास इट मीन्स कि मेमोरी आपको एलोकेट नहीं हुई। अगर नल नहीं होगा तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि आपको मेमोरी एलोकेट हो गई और यहाँ पर फिर हम यूज़र को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप एलिमेंट्स को इंटर करते जाओ, लूप चला रहे हैं और रन टाइम में वैल्यूज़ को इनपुट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं फिर एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे कि जो एलिमेंट्स आपने इंसर्ट किए हैं वो ये हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ।
आप इस कोड को सेव करो और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल करने के लिए G++ और मैं करता हूँ heap.cpp -o डायरेक्टिव और मैं यहाँ पर करता हूँ heap। कंपाइल हो गया और कंपाइल होने के बाद मैं क्या करता हूँ, हीप को रन करता हूँ। सो सबसे पहले मुझे मांग रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो लेट्स सपोज मैं एक 5 एलिमेंट्स की एरे बनाता हूँ। सो मैं करता हूँ 5 और मैं करता हूँ एंटर। तो अब मुझे कह रहा है कि मेमोरी एलोकेटेड और अब 5 नंबर्स को एंटर करो। तो मैं वो लेट्स सपोज 5 नंबर्स एंटर करता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे वो एड्रेसेस भी प्रिंट हो जाएं कि जिन एड्रेसेस पे आपके पास ये वाले वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं इस कोड को फिर कॉपी करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं एड्रेसेस आर और यहाँ पर मैं वही लूप चलाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ptr+i। सो जब आपके पास i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर आ जाएगा ptr+0 और ptr+0 मीन्स ptr। तो ptr में मैंने आपको बताया था कि पहले बाइट का एड्रेस होता है। सो आपको 0 लोकेशन का आपका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर फिर ++ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ptr+1, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी तो फिर आपको नेक्स्ट लोकेशन की एड्रेस आपको मिल जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो 0 से लेकर साइज तक आपका लूप चलेगा और आपको तमाम लोकेशंस के एड्रेसेस आपको प्रिंट हो जाएंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, एक दफ़ा फिर कंपाइल करते हैं कोड को और रन करते हैं। सो मैं कहता हूँ कि हाउ मैनी एलिमेंट्स, लेट्स सपोज मैं 3 एलिमेंट्स की एरे बनाता हूँ और ये आपके हो गए वो नंबर्स, ठीक है। और ये आपका हो गया उनके एड्रेसेस। यहाँ पे आप ज़रा देखो, पहले एलिमेंट का एड्रेस है 90, ठीक है, मतलब लास्ट में है 90 और दूसरे का है 94। इट मीन्स कि इस एड्रेस और इस एड्रेस के बीच में कितने बाइट्स का डिफरेंस है, 4 बाइट्स का डिफरेंस है और हमें पता है कि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। सो ये आपका हो गया 94 और ये आपका हो गया 98। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग अपने ऐसे डेटा को जिसका साइज़ रन टाइम में आप डिसाइड करते हो, उस डेटा को स्टैक में स्टोर करने के बजाय आप उसको हीप में मेमोरी रिज़र्व कर सकते हो और वो डेटा आप हीप में स्टोर कर सकते हो। और malloc फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आई होप आपको आ गया होगा।